गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भाई, कल हमने एक मिनट देखो भाई, कल हमने किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ये हमने किया था कल। उसके अंदर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन था, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ, उसके बाद और क्या था भाई हमारे पास, ये डिफरेंट टाइप की एक्जोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये किए थे हमने। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है हेस लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है हेस लॉ। एक मिनट, हेस लॉ। हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ कहता है कि अगर हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, अगर हम एक रिएक्शन को एक बार तो एक ही स्टेप में पूरा कर देते हैं, मतलब अगर उस रिएक्शन को एक बार तो हम एक ही स्टेप में पूरा कर दें और एक बार हम क्या करें उसको नंबर ऑफ स्टेप से करें। मतलब जैसे कि ये कह रहा है कि अगर हमें कहीं पर जाना हो, एक बार तो हम क्या करें भाई, बिना कहीं पर रुके सीधी, मतलब जैसे अगर हमें कहीं जाना हो तो एकदम सुपर फास्ट बस ले ले जो कहीं ना रुकती हो, सीधी हमारे डेस्टिनेशन पर जाकर रुके, है ना। जहां पर हमें जाना हो वहीं सीधा वहीं पर रुके, कहीं डेस्टिनेशन पर ना रुके। एंड अगर हम क्या करें, लोकल बस से जाएं जो हर जगह रुकती हुई जाए नंबर ऑफ स्टेप में, तो ये कह रही इसकी जो टाइम इंटरवल, वहां पर तो टाइम देखेंगे, लेकिन की जो एनर्जी है सीधा जाए या फिर रुक रुक कर जाए, जो एनर्जी है वो क्या होगी, दोनों में इक्वल होगी, एनर्जी चेंज नहीं होगा। ये कहता है हेस लॉ कि अगर हमें कहीं पर ए से बी की तरफ जाना, एक तो हम क्या करें, सीधा ए से बी में जाएं, बीच में कहीं ना रुकें, सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए। एक हम क्या करें, बीच में इंटरमीडिएट बना दिया है हमने और फिर इससे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगी, जो डेल्टा ई है वो इक्वल होगी, डेल्टा ई इज इक्वल टू जो इसके अंदर एनर्जी है E1, डेल्टा E2 एंड डेल्टा E3 ले लेते हैं हम, इज इक्वल टू डेल्टा E1 प्लस डेल्टा E2 एंड प्लस डेल्टा E3। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी। ये कहता है डेल्टा E1 इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस E2 प्लस E3, इन दोनों के इक्वल होगी। दैट इज हेस लॉ। हेस लॉ, ठीक है। साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट इनका नाम था हेस। तो ये है हमारा हेस लॉ। उसके बाद आता है भाई हमारे नेक्स्ट बॉन्ड एनर्जी, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी। एक ही बात है, एंथैल्पी इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी। तो बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी बॉन्ड है हमारे पास ए और बी, अगर ए और बी है, इस बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इस बॉन्ड को ब्रेकआउट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा कि जब कोई भी ए और बी है, मान लिया हमने, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यहां पर आएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, व्हेन वन, सॉरी यहाँ पे दोनों एक साथ इंटरमिक्स नहीं करेंगे, व्हेन, यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, अब्जॉर्ब, और इस प्रोसेस में क्या हो रही है, रिलीज एंड रिलीज, और किस जगह रिलीज लिखेंगे, एंड लिखेंगे, सॉरी, एंड रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज अब्जॉर्ब, किस में होती है, ब्रेक के अंदर,
वन मोल ऑफ बॉन्ड इज ब्रेक एंड रिलीज किसमें होती है, फॉर्म होता है तब, एंड फॉर्म। जब कोई भी एक मोल ऑफ कंपाउंड है उसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं या फिर ब्रेकआउट होते हैं तो एनर्जी रिलीज और जो ऑब्जॉर्ब होती है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई हमारे पास अमाउंट ऑफ, ये हो गया है हमारा। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, ये कहता है कि ऑल प्रोसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी उनमें एनर्जी क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। ऑल प्रोसेस आर, जो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है वो कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो प्रोसेस अपने आप होती है, उससे पहले सेकेंड लॉ की डेफिनेशन पढ़ने से पहले फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया था कि भाई हाँ रिएक्शन होती है, हीट एनर्जी है, ये होता है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, बट उसने ये नहीं बताया था कि एनर्जी कहाँ कब रिलीज होती है और कब अब्जॉर्ब होती है, इसके बारे में कुछ उसने आइडिया नहीं दिया था। सेकेंड लॉ कहता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल नेचुरल अकरिंग प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस के क्या देखते हैं हम, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है भाई, स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है, जो अपने आप होती है, जो प्रोसेस अपने आप होती है दैट इज स्पॉन्टेनियस। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सी होगी, जो अपने आप नहीं होती, जो हमें करनी पड़ती है, जिनको करने के लिए हम एक्सटर्नली प्रेशर, कुछ भी इलेक्ट्रिकली किसी भी तरीके से जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको करवाते हैं जबरदस्ती, वो क्या कहलाती है, हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है। स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है हमारी, जो अपने आप हो जाते हैं। जैसे अब जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल मतलब वो क्या होता है, अप टू डाउन, अपने आप नीचे गिरता है ना, हम उसको जबरदस्ती तो नहीं गिराते ना। अगर पानी कोई हाइट पर है तो वो अपने आप नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हमें पानी नीचे से ऊपर लेकर जाना होता है तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मैकेनिकल वर्क प्रोवाइड करवाते हैं हम वहां पर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मोटर की हेल्प से हम उसको ऊपर चढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, उस प्रोसेस को रिवर्स, ऊपर से नीचे तो आ रहा था अपने आप, ठीक है, लेकिन वो रिवर्सिबल, वापिस उल्टा नहीं जा रहा था अपने आप। ठीक है, तो नेचुरल अकरिंग जो भी प्रोसेस है, पानी ऊपर से नीचे अपने आप गिरता है, दैट इज नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, लेकिन क्या हम उसको वापस कर सकते हैं, नहीं। तो ये कह रहा है कि जो नेचुरल अकरिंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, और हम उनको क्या कर, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वापस नहीं होती, इरिवर्सिबल होती है। ये कह सकते हैं हम कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस कैसी होती है, इरिवर्सिबल, वापस से रिवर्स नहीं होती। ठीक है, तो ये है हमारे स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होती है जो अपने आप हो जाती है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल। अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, हम बाहर वैसे ही छोड़ देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम, या फिर पानी गिरा होता है, सरफेस के ऊपर पानी गिरा हुआ होता है, तो थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वो पानी अपने आप गायब मिलता है। अगर ज्यादा नहीं है तो, लार्ज अमाउंट में नहीं है तो, थोड़ी सी अमाउंट में है तो हमें वो नहीं दिखाई देता। ठीक है, मतलब इवेपोरेट हो जाता है वो। जैसे कपड़े हैं, हम कपड़े क्या करते हैं, गिले कपड़े सुखाते हैं, लेकिन धूप में क्या हो जाते हैं, वो इवेपोरेट अपने आप। क्या हमने उनको जबरदस्ती किया है, नहीं ना, अपने आप इवेपोरेट हुए हैं, दैट इज। अच्छा, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ जाता है हमेशा टेम्परेचर। ठीक है, ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर होती है, हीट अपने आप होती है। लेकिन अगर हमें कम से ज्यादा की तरफ करनी हो तो प्रोवाइड करवाना पड़ता है अलग से। फ्लो ऑफ वाटर डाउन टू हिल, वाटर फ्लो करता है डाउन टू हिल, अपने आप
करता है। तो जो प्रोसेस अपने आप होती है दैट इज कॉल्ड ए प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो जाते हैं इटसेल्फ होती है दैट इज स्पॉन्टेनियस, एंड प्रोसेस कैन नॉट अकर इटसेल्फ दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है हमेशा हीट, लेकिन कोल्ड से हॉट में नहीं जाएगी। ठीक है। अब वाटर अप टू डाउन टू हिल तो आ जाता है, बट अप टू डाउन टू अप अगर हमें करना हो तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है भाई। ठीक है। दिस उसके बाद क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या होते हैं, दिस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो ये प्रोसेस हो रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसके लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। जो इसको ड्राइव करता है, जो इस प्रोसेस को चलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। अब जब भी कोई प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस हो या फिर रिएक्शन हो रही हो, वो हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है कि अगर उसकी पहले एनर्जी ज्यादा होती है, बाद में एनर्जी क्या होती है उसकी कम होती है। ठीक है। हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, डाउन हायर वैल्यू टू लोअर वैल्यू, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम की तरफ जाएगी, डिक्रीजिंग टू एनर्जी जाएगी। अगर उसमें एनर्जी का इंक्रीज हो रहेगा तो वो प्रोसेस नहीं होगी। हमेशा वही प्रोसेस फेवरेबल होते हैं जहां पर एनर्जी कम होती है। ठीक है। उसके बाद है रैंडमनेस क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम रैंडमनेस, जहां पर रैंडमनेस मैक्सिमम हो। मतलब कि रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी दो गैसेस हैं, अगर हम ये रैंडमनेस वाला हम एंट्रोपी वाले में ही करेंगे। एंट्रोपी क्या होती है, मेजर रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम, मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। रैंडमनेस हम देखें, जैसे अब भाई कोई स्कूल है, स्कूल में जब लेक्चर टाइम होता है, पीरियड टाइम होता है, तो उस टाइम पर सभी क्लासेस बच्चे क्या होते हैं, रेगुलरली बैठे होते हैं अपनी सीटिंग, जहां पर उनको सीट अलॉट है वहां पर वो बैठे होते हैं। तो वो क्या हो गए, एक कंप्लीट एक परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट में बैठे हुए, मतलब जिस तरीके से उनका की अरेंजमेंट की हुई है उसी के अकॉर्डिंग वो बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे ही बेल बजती है, लंच बेल होती है, वैसे ही क्या लंच बेल बजती है, वैसे ही सारे के सारे बच्चे अपने क्लासरूम से इधर उधर भागते हैं, है ना, जहां पर वो बैठे हुए हैं इससे इधर उधर। तो उसको हम क्या कहते हैं, रैंडमनेस। तो पहले रैंडमली बैठे हुए थे, फिर क्या हो गई, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। ठीक है। तो एंट्रोपी अगर हम कंपेयर करें तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है गैस के अंदर, बिकॉज एंट्रोपी किसकी वजह से है, रैंडमनेस की वजह से। ठीक है। और जो हमारा सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। ठीक है। हमारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, तो उनके पास मूव करने के लिए स्पेस नहीं होता। तो जिस ऑर्डर में वो बैठे हुए हैं, जिस परफेक्ट अरेंजमेंट में, वो उसी अरेंजमेंट में रहते हैं। तो कोई रैंडमनेस नहीं है, कोई इधर उधर नहीं भागता। अच्छा, लिक्विड में थोड़ा सा गैप हो जाता है तो उनके पास थोड़ा सा सरफेस एरिया मिल जाता है उनको भागने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा हिलना मिलना शुरू कर देते हैं। ठीक है। लेकिन गैस में तो क्या होता है, गैस इज कम्प्लीटली एक्सपेंडेबल, जितना हम उसको वॉल्यूम देते हैं उतने में ही एक्सपेंड कर जाती है। तो उनके जो बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, लार्ज डिस्टेंस होता है बहुत, तो इजीली मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैक्सिमम रैंडमनेस किसके अंदर होती है, हमारी गैसेस के अंदर। सो इसी वजह से एंट्रोपी ज्यादा होती है किसकी, गैसेस की। ठीक है। तो गैसेस के केस में एंट्रोपी क्या होती है, ज्यादा होती है भाई। एक ठीक है। तो एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या होगी, एंट्रोपी क्या होती है, इट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है। इट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस को मेजर करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैसेस की, और फिर किसकी होती है, लिक्विड की, और फिर किसकी होती है सबसे कम,
सॉलिड की। ठीक है, सॉलिड की ये इसमें क्या होता है, बिकॉज लार्ज वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, इजीली मूव कर जाते हैं। मीन रैंडमनेस कह लो या फिर डिसऑर्डरनेस कह लो, डिसऑर्डरनेस एक ही बात है। ओके, उसके बाद है भाई एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होती है कि अगर हमारा प्रोडक्ट पहले इनिशियली हमारी एंट्रोपी की कुछ वैल्यू, फाइनली एंट्रोपी की कुछ और वैल्यू हो, तो उस वैल्यू के अंदर कितना चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। बहुत ही इजी है कि इनिशियली हमारे एंट्रोपी की कुछ वैल्यू थी, फाइनली कुछ वैल्यू है, जो भी वैल्यू दे रखी हो हमें उसमें से फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमें डेल्टा एस, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी को हम एस, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एस को एंट्रोपी चेंज। ये क्या होगा, S2 माइनस S1, ये किसके इक्वल होगी, S2 माइनस S1। S2 क्या होता है, फाइनल एंट्रोपी, एंड S1 इज इनिशियल एंट्रोपी। ठीक है, S2 फाइनल एंट्रोपी एंड S1 इज इनिशियल एंट्रोपी। वैसे एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, Q डिवाइड बाय T। ठीक है, Q डिवाइड बाय T। ठीक है, तो ये है भाई। उसके बाद है हमारे पास एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा, फ्यूजन और एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन नहीं है शायद, सेफ। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। इनके लिए हमें इस प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, सॉलिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लिक्विड के अंदर। वेपराइजेशन के अंदर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर। और सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, वेपर के अंदर। ठीक है, फ्यूजन में सॉलिड किसमें कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट लिक्विड के अंदर, फिर लिक्विड वेपर में, वेपराइजेशन में। सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड सीधा वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में कितना चेंज होता है, लिक्विड की एंट्रोपी जो भी आएगी हमारी वो, एंड माइनस सॉलिड की एंट्रोपी। ठीक है, माइनस कर देंगे, दैट इज एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन आ जाएगा। एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन के लिए वेपर फेज में जितनी एनर्जी हो एंट्रोपी होगी, माइनस लिक्विड फेज में जितनी एनर्जी है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, सब्लिमेशन में वेपर फेज में जितनी एंट्रोपी है माइनस सॉलिड फेज में जितनी एंट्रोपी है, दैट इज एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंट्रोपी किसमें, लिक्विड में, माइनस एंट्रोपी किसमें, सॉलिड में। इसमें क्या हो जाएगा, एंट्रोपी की वैल्यू वेपर में, वेपर माइनस एंट्रोपी की वैल्यू लिक्विड में जितनी एंट्रोपी की वैल्यू है। अच्छा, इसमें क्या हो जाएगा, एंट्रोपी की वैल्यू वेपर में जितनी एंट्रोपी की वैल्यू है माइनस एंट्रोपी की वैल्यू सॉलिड में जितनी एंट्रोपी की वैल्यू है। ध्यान रखना भाई, वैल्यू सब में पॉजिटिव आएगी, तीनों में, तीनों के अंदर जो डेल्टा एस है, जो ये डेल्टा एस है हमारा, तीनों में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये पता करना हो कि ये रिएक्शन होगी या नहीं, तो उसके लिए ऑलवेज, अगर वो तुमसे ये पूछता है कोई भी रिएक्शन देकर कि इसकी एंट्रोपी की वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, एंड देन फाइंड आउट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, देन वी फाइंड delta S value. If delta S value is positive, then reaction is spontaneous, otherwise reaction is non-spontaneous. Okay, so for spontaneous process delta S is always positive. delta S क्या होगा, हमेशा ही positive होगा spontaneous process के लिए। and delta G gives free energy, जो हम शायद आगे करेंगे भी, delta G क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। अगर कोई प्रोसेस हो रही है उसके अंदर गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए। अगर तुम्हारी वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव आती है, देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो रिएक्शन या प्रोसेस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें भी देख लो क्या कहा था मैंने, लिक्विड माइनस सॉलिड करना है, हमेशा लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है, सॉलिड की कम है।
लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा है, सॉलिड की कम है, तो लिक्विड में से सॉलिड वाले माइनस करेंगे, वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा में से कम माइनस कर रहे हैं, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा वेपर क्या होता है, गैसियस स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, तो गैस की होती ही ज्यादा है सॉलिड से, तो ज्यादा में से फिर कम माइनस करेंगे, वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अच्छा फिर वेपर लिक्विड कर लो या फिर सॉलिड कर लो, वेपर की ज्यादा होती है, गैसेस फेज होती है, तो लिक्विड से भी ज्यादा होते हैं, सॉलिड से तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी, तो इस वजह से क्या होगी, सब में वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है तो ये है भाई चेंज इन एंट्रोपी। स्पॉन्टेनिटी हमने कर दी है कि जब हमेशा जो डेल्टा एस है वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अगर डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 आता है देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 आता है तो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी रिएक्शन। किसके अंदर होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अगर डेल्टा एस आता है नेगेटिव, ठीक है, मतलब लेस देन 0, देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी होगी वो रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इसी तरह यहां पर डेल्टा जी के लिए, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव लेस देन 0 देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 देन रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होगी वो रिएक्शन। इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव then reaction is in non spontaneous, sorry reaction is non spontaneous। reaction कैसी होगी, non spontaneous होगी। ओके तो थर्ड लॉ की है भाई ये डेफिनेशन जो मैंने सेकंड लॉ की बताई कि ऑल नेचुरल अकरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, या फिर ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, हमारी इरिवर्सिबल होती है। सेकंड वाला जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो बताता है एंट्रोपी के बारे में, रैंडमनेस के बारे में। तो सेकंड लॉ अगर आता है तो एंट्रोपी लिखना है। थर्ड में क्या है, ऑल नेचुरल अकरिंग प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, या फिर क्या लिख देना, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, ये है हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी है ये। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, थोड़ा सा ही रहता है, तो हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, 7 चैप्टर। तो जो ये सिलेबस हो रहा है भाई, इस सिलेबस को हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। पहले बोल रही हूं मैं, ये सिलेबस दोबारा से रिपीट नहीं होगा। सो सभी बच्चे अपना देख लो भाई, देखते रहना वीडियो को साथ में, चाहे ये अब तो तुम्हारे पास है ही, कितनी बार देख लो इसको, जितनी बार समझना आए उतनी बार देख लो। अगर फिर भी समझ नहीं आते तो व्हाट्सअप, जो भी डाउट है, जो कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो वो डाउट मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारा वो डाउट क्लियर कर दूंगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो भी स्कूल का नंबर है उसके ऊपर मैसेज कर देना, तुम्हें डाउट क्लियर मिलेगा तुम्हारा। ओके, ठीक है भाई।